ओम शांति। सभी स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे नहीं पूछूंगा कि सभी खुश होंगे, फिर भी खुश हैं, लेकिन इस स्वास्थ्य की यात्रा में जब बदलाव आना शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, मन के अंदर, वो बदलाव को झेलना वो भी एक प्रकार की साधना का हिस्सा है, और वो हिस्से से गुजरे बिना मंजिल मिलने वाली नहीं है। कल शाम से मैं कंप्लेंट्स रजिस्टर करता जा रहा हूँ। सभी की ही छोटी छोटी समस्याएं सामने आ रही है, और थोड़ा बहुत पहले दूसरे दिन में बताया भी था कि कुछ ना कुछ उलझने आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन नहीं आने के चांसेस बहुत कम है। जिनको नहीं आ रही है उन्होंने शायद, हो सकता है वो पहले से थोड़े ज़्यादा स्वस्थ होंगे या फिर प्रयास नहीं लगाया होगा। दो कारण हो सकते हैं। और जिनको ज़्यादा से ज़्यादा उभाड़ आ रहे हैं, तकलीफें हो रही है, उनको मैं ज़्यादा अभिनंदन देना चाहूँगा, कांग्रेट्स करना चाहूँगा कि ये निशानियाँ जो आती हैं, तब हम कहते हैं कि अड़ोस पड़ोस में लड्डू भी बांट सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए खुशी का माहौल है। जब हम खुश होते हैं, कोई उत्सव सेलिब्रेशन करते हैं, तो परिवार में भी बांटते हैं लड्डू और अड़ोसी पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। कब? जब हम खुश होते हैं। मतलब शरीर के अंदर कुछ उभाड़, बदलाव आप झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं, मतलब ये खुशी का त्योहार है आपके लिए। आपका शरीर खुद का डॉक्टर बन के खुद की मरम्मत करने में लग गया है। वरना कई लोगों को 15-20 दिन के बाद भी सिम्टम्स आते हैं, किसी किसी को 2-2, 3-3 महीने के बाद भी ये सिम्टम्स आते हैं। तब जाके परिवर्तन की शुरुआत होती है, और शुरुआत में जल्दी से जल्दी ज्यादा उभाड़ आए, वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। जिनको कम उभाड़ आए या न उभाड़ आए, उनको थोड़ा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि शरीर की प्रकृति मल, दूषित तत्व, अनवांटेड एलिमेंट्स शरीर के गहराइयों में पड़े हैं, तो वो बाहर निकलने में टाइम लगाते हैं। ऊपरी ऊपरी तल के ऊपर है तो जल्दी से ये सारी चीजें आपके साथ घटित हो सकती है। जो निरामय निरोगी चल रहे हैं, एक टाइम ही भोजन कर रहे थे, पहले भी एनडीएस के पहले भी बहुत कम से कम एक चपाती में अपना गुजारा कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी सिम्टम्स आने की संभावना 0 हो जाती है। कोई भी ना आए सिम्टम्स, उनको तो निरोगी भव का वरदान पहले दिन से मिल जाता है। थोड़ा पेट की सफाई एनिमा से कर ली, और चाय, दूध, कॉफी, ये सारी जो झंझट हैं सुबह से लेके हम पाल के रखे हैं, और उनके हम आदी भी बन गए हैं। संस्कृत में श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मातृशक्तियों को, देवी शक्ति को वंदना करते हुए हम उनको प्रार्थना करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, माता जी है देवी, मुझके अंदर, मेरे अंदर शक्ति का प्रदान करो, शक्ति का आह्वान करो, शक्तिशाली बनाओ। लेकिन हमने आज उस श्लोक का थोड़ा गलत मतलब निकाल लिया है। हम सुबह सुबह वही श्लोक गा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु के बदले चा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जब हम चाय पीते हैं, चा देवी को आह्वान करते हैं, तब थोड़ा बहुत हमें क्लिक मिलता है कि अब शक्ति का अनुभव
हुआ है। और ये गलत आदत से एक तो हमने सुबह से शुरुआत कर ली। हाईली एसिडिक ड्रिंक्स, चाय से बढ़कर और कोई नहीं है। चाय से बढ़कर कोई भी ऐसा ड्रिंक्स पूरे सृष्टि में ऐसा नहीं है इतना एसिडिक हो। फिर भी वो हमारी आज जीवन शैली बनकर बैठा है। इनके बगैर ना हमें चलता है, और गेस्ट भी आते हैं तो गेस्ट अगर हमारे वहां चाय का मना करे तो हमें बुरा लगता है। करे हमारी इतनी भी इज्जत नहीं रखी, चाय नहीं पी, अपने आप को क्या समझते हैं? मतलब मैं जहर पी रहा हूं, सामने वाले भी पिए। चाय एक महाजहर है। चाय एक महाजहर है जिनके हम आदी हैं, संसारी हो या सन्यासी। सुबह की शुरुआत चाय से, एसिड वाली चीज से शुरुआत करेंगे तो एसिडिक बॉडी क्या है? बीमारियों का घर। आज बीमार नहीं है चलो चाय पीते पीते, लेकिन कल जाके बीमारियां तल के ऊपर आ सकती है। लेकिन इसमें कोई अपवाद हो सकता है। हिमाचल में एक लेडी थी, पूरे दिन की 80 चाय पीती, 80 बार, फिर भी आज 80-90 साल की है। ऐसे लोगों को सामने अपने प्रेरणा मूर्त नहीं रखना है। होते हैं कोई कोई तो आप प्रेरणा मूर्त उनको भी रख सकते हो। श्रीलंका का एक एथलीट्स है जो सांस के ऊपर जी रहा है, हवा लेता है, सिर्फ हवा के सिवा कुछ खाता नहीं है, और मैराथन ये एथलेट में भागता है, दौड़ता है, नंबर लेता है। तो हवा के ऊपर भी जीवन तो है, लेकिन हम उनको भी फॉलो नहीं कर सकते। हर एक चीज में यूनिक होते हैं मनुष्य। लेकिन अगर हमें सुधरना है, हमारे शरीर की प्रकृति को शांत करना है, स्वास्थ्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है, तो कम से कम पहला जो दान है वो चाय का देना पड़ेगा। 10 बार पी रहे हैं तो एक बार कर दो, और एक बार पी रहे तो छोड़ना आसान है। अगर 3 बार पी रहे हैं, 5 बार पी रहे हैं, तो भी भले अपने आप को खुद को टाइम दे दो, 1 सप्ताह का, 15 दिन का, कि भाई छोड़ देंगे छोड़ देंगे। ऐसे करके एक बार मन ने ठान लिया तो क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हर चीज, और त्यागी तपस्वी लोगों के लिए तो क्या छोड़ने वाली बात ही है। जिन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया है, भाई जी चाय नहीं छूटती तो संसार से बड़ी हो गई चाय। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम त्याग नहीं, बड़ी बड़ी चीजों को त्याग कर देते हैं। भले अपने आप को 15 दिन के, भले महीने भर का भी टाइम दे दो, ये एक्चुअल में अच्छी चीज नहीं है। न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा चाय के फायदे, चाय में ये होता है, इनसे ये शक्ति आती है। हम फील भी करते हैं, शक्ति की ऊर्जा का फीलिंग भी लेते हैं। ऐसे तो तंबाकू खा के भी ऊर्जा फील करते हैं भाई लोग, सिगारेट पी के, कुछ नशे करके, थोड़े एक पेग लेके भी एक राजा बन जाते हैं। तो क्या उनको सही ठहराना ये सही नहीं है, गलत है। वो एक नशे वाली चीज है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रही है। कॉफी में कैफीन, चाय में टेनिन, तंबाकू में निकोटीन, ये नशे वाली चीजें लेते लेते हम उनके आदी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। हम कहते हैं हमें कोई भी व्यसन नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल में एडिक्टेड तो है ही। डॉक्टर हेग, जिन्होंने बताया कि पूरे सृष्टि में सबसे 10 जहरीले खान पीन की चीजें हो, उनकी सूची बनाई जाए, तो उस सूची में पहला नंबर में टी को दूंगा, चाय को दूंगा। अभी उच्चाना में हम गए थे, पत्रकार लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए। बोला, इंटरव्यू में मैंने बताया कि भाई हरियाणा, पंजाब, हमारे गुजरात में दारूबंदी है, फिर भी लोग तो पीते हैं,
लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं है, खुला है सारा मैदान, सब पी सकते हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन सब जानते हैं कि ये जो मदिरा पान करते हैं, दारू पीते हैं, तो लीवर खराब हो जाता है और एसिडिक लेवल हमारा बढ़ जाता है, पैसे की बर्बादी, सोशल इमेज की बर्बादी, काफी कुछ है, फिर भी पीते हैं। मैंने कहा हरियाणा वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा आप दारू बाद में छोड़ो, पहले चाय छोड़ दो। तो पत्रकार ने कहा अच्छा भाई जी, आप तो बड़े अच्छे इंसान निकले, चलो चाय की दारू की मना नहीं की। देखो कितने पॉजिटिव लोग बसते हैं। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मेरा उनसे कहने का मतलब ये था कि दारू से भी हाईली एसिडिक चाय है। नॉनवेज जो खा रहे हैं, नॉनवेज के कारण बॉडी का जो पीएच वैल्यू जो कम होता है, हाईली एसिडिक होता है, उनसे 8 गुना ज्यादा चाय पीने से आप हाईली एसिडिक हो रहे हो। बीमार शरीर हमेशा एसिडिक रहेगा और स्वस्थ शरीर हमेशा अल्कलाइन रहेगा। वही निशानी है। अगर आप अपने शरीर को अल्कलाइन बना दो तो बीमारियों को भगाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप अल्कलाइन होते हुए अगर एसिडिक खाना खाते रहो, गरम गरम जो भी चीजें हैं आग पे चढ़ाई हुई, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बीमारियों आओ, अपने आप बीमारियां आ जाएगी। विज्ञान यही कहता है हमें कि एसिडिक बॉडी नहीं बनाओ, अल्कलाइन बॉडी आप बनाओ। तो ऐसी चीजें हमारे आहार से निकालनी है जो चीजें हमारे शरीर को एसिडिक बनाए। चाय छोड़ेंगे तो सिर दर्द होगा, किसी किसी को बेचैनी होगी। हमारे यहाँ कंप्लेन करके भाई जी आज सुबह से इतना सिर दर्द हो रहा है, बात मत पूछो, क्या करूं मैं? मैंने कहा चारों दीवारें हैं, इसमें कौन सी मजबूत है? एक्सक्यूज हम देते रहेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो जिनको करना है वो जरिया ढूंढ लेते हैं, जिनको छोड़ना है वो बहाने ढूंढ लेते हैं। हर चीज को हमें सरवाइव होके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रकृति जीत आत्मा हूं मैं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। ऐसे स्वमान का अभ्यास तो करेंगे, बहुत अच्छा है, हमारा मन है मजबूत बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली भी हमें देखना है, अनुभवी मूर्त भी बनना है। आज बाबा ने मुरली में बताया कि सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है वो अनुभव की अथॉरिटी है। कह रहे हैं कि मैं स्व के ऊपर राज्य कर रहा हूं और हमें परेशानियां आ रही है, कुछ पंखा ना चले, एसी ना चले, चाय ना मिले, बैठने के लिए सोफे ना मिले, तो ये कौन से प्रकृति जीत हम बन गए हैं? शरीर के रथ को हमें संभालना पड़ेगा। और अपक्व भोजन, प्राकृतिक भोजन शरीर को ठीक करने की कला नहीं है सिर्फ, ये आत्मा के साथ अनुसंधान करने की कला है। लोग समझते डॉक्टर साहब आए हैं, बीपी शुगर भगा के चले जाएंगे। प्राकृतिक भोजन आत्मा के साथ एक सुंदर ट्यूनिंग बनाने का रास्ता है और जरिया शरीर से आगे जाएगा। शरीर ठीक होता जाएगा और आगे आप आत्मा के साथ अनुसंधान कर पाएंगे। एक सीनियर भाई थे, बहुत बड़े राजयोगी, नाम नहीं दूंगा, लेकिन उनसे मिला मैं। काफी उनको लीवर, 2-4 इंटरनल जो ऑर्गन थे डैमेज थे। मैंने उनको बोला भाई जी आप एक बड़े राजयोगी में आपका नाम है, तो आपका योग कैसा लग रहा है? तो बोला सच कहूं ना, बिल्कुल योग नहीं लगता, दर्द के ऊपर ही पूरा ध्यान कंसंट्रेट होता है। जब भी दर्द होगा शरीर में, ऐसे कोई, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है कि शरीर बीमार होते हुए भी परमात्मा के साथ हम जुड़ सके। जैसे दादी गुलजार है, जानकी है, प्रकाश मणि दादी है, उतनी स्टेज हमारी नहीं गई है कि शरीर बीमार होते हुए भी परमात्मा की याद हम एकदम अच्छे तरीके से कर पाए। चलो होती तो है, दुख में तो सिमरन सब करे, दुख में तो परमात्मा याद आता ही है, लेकिन जो कनेक्टिविटी, पावर का अनुभव, हमारे से ऊर्जा का प्रवाह जो बाहर बहना चाहिए, लोगों को मोटिवेशन और ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो ऊर्जा हम नहीं दे पाते। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना तो
बहुत जरूरी है। काफी सारे गलत आहार है। गलत आहारों में दूध, छाछ, घी, मक्खन, फिर है मसाले सारे प्रकार के, तेल, शक्कर, नमक जो हम समुद्री नमक इस्तेमाल करते हैं, अनाज, कोल्ड ड्रिंक्स, नॉनवेज, गलत हमारी सोच, ये भी एक प्रकार का भोजन है। इतने सारे गलत आहार हम अपने जीवन में बड़े आसानी से यूज टू होके इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर कंप्लेन कर रहे हैं कि क्यों बीमारी जा नहीं रही है। आप यहाँ आए हुए कोई बीमार व्यक्ति नहीं हो। आपके लिए एक सुंदर टाइटल है कि आप साधक हो, साधना करने वाले हो, शिव के परम प्रिय संतान हो, और जीव की गति शिव के तरफ तब जाएगी जब परमात्मा तो अभोक्ता है, लेकिन हमें भी कुछ 3-4 महीने तो अभोक्ता बने। वो अभोक्ता फॉरएवर है, सदा के लिए है। हम 3-4 महीने अभोक्ता बन सकते हैं, कुछ भी भोगे नहीं मुख से, और भोगे तो फल, सलाद, सब्जियों का जूस निकाल कर पी ले, ऐसे ही, ना मसाले डाले। हम तो कहीं मेहमान बन के जाते, आप चाय तो नहीं पीते होंगे, चलो लेमन वाटर पी लो, उसमें शुगर की आधी चम्मच डाल के देते हैं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि लेमन वाटर में शुगर डालना है, और शुगर से बड़ा जहर भी कोई नहीं है। कोई जहर शरीर से यूरिन से निकल जाता है, पोटी से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है। शुगर जो अंदर जाता है वो कोई भी रास्ते से नहीं निकल पाता। परमात्मा इतना कृपालु है, दयालु है, वो आपको फिर उसको जलाने के लिए उनको आग लगाता है अंदर ही अंदर। परमात्मा क्या करता है? अंदर आग लगाता है, तब हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो आग को बुझा कर आ जाते हैं। वो आग कौन सी है? फीवर। फीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुखार। जब बुखार आता है तो बुखार में भी हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई टेबलेट्स, पैरासीटामोल वगैरह खाने का प्रयास करते हैं। वो जो एकदम हार्डकोर जहर है, उनको जलाने के लिए परमात्मा हमें फीवर देता है। फीवर इज अवर फ्रेंड, जबकि हम उनको दुश्मन समझ रहे हैं। दवाई के जनक हिपोक्रेट्स ने कहा था कि प्लीज गिव मी अ फीवर, आई विल क्योर यू। तुम मुझे ज्वर दो, मैं तुम्हें बीमारी से मुक्त करूंगा। तो फीवर हमेशा बॉडी 100 के ऊपर जाता है, उनकी निशानी है आपके शरीर में टॉक्सिक पड़े हैं, और टॉक्सिक को जलाने के लिए कोई कचरा हम बाहर नहीं फेंक सकते हैं, तो वहीं के वहीं जला देते हैं। तो शरीर भी कोई कचरा बाहर फेंकने के लिए असमर्थ हो जाता है, तब जाके वो जलाता है। इसीलिए हमारे साथ ये छोटी छोटी चीजें होती है, जिनको प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं तीव्र रोग। तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं है, हमारे मित्र हैं। सर्दी, नाक बहने लगे, हमारा मित्र है। कुछ कफ वाला खाया है, नाक से निकालना शुरू कर दिया। फीवर आ गया तो टेम्परेचर हाई बढ़ के सारी चीजें जलाने लगा शरीर। डायरिया हो गया, सोने का माल तो है नहीं, उनको भी निकाल दो। जो भी चीजें, हम तो डायरिया बंद करने के लिए भी गोलियां खा लेते हैं। आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ तीव्र रोगों को दबाने का प्रयास करते रहे, और वो जीर्ण रोग में रूपांतरित हुए, और जीर्ण रोग को फिर दबा दिया। हमें अस्थमा हो गया, हमने क्या किया? गोलियां लेके भी, छोटी छोटी गोलियां आती है, मैं अपनी युगल को देता था, उनको 20 साल से अस्थमा था। रात को 2 बजे भी तकलीफ हो ना, तो मुझे पता है कि मेरी नींदगी खराब करेगी, इनके बदले में एक छोटी सी गोली इनको देता, 15 मिनट में आराम। अस्थमा को दबा देते थे, और 20 साल से जा नहीं रहा था। जब भी उठे तो गोली खिला दो। हाँ? लेकिन ये रास्ता गलत था, मुझे पता नहीं था, और हम गोलियों को ही हमारा सर्वस्व समझते थे। और बाद में इनका 7 महीना एनडीएस प्रयास किया। 7 महीने के बाद इनका सदा के लिए अस्थमा चला गया। और बाद में मैं तो चैन की सांस सो जाता था, उन्होंने चैन की सांस ली।
बैंड हो जाती। 20-25 साल की उम्र में भी उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि बचपन से ऐसा कुछ माँ बाप भी खिलाते हैं। हर एक घर के अंदर यही कहानी है, हर घर की एक ही कहानी। तो ये फीवर आया, कभी दस्त लगे, वो सब दबाते रहे, फिर ये रोगों में ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट लेवल के। और बीपी, शुगर, इनको भी हम दबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, 5 साल के बाद बताते हैं डॉक्टर, किडनी आपकी वर्क नहीं कर रही है। अरे भाई, आपने 5 साल बीपी की गोलियां खाई है, तब जाके ये घातक रोग आया है, तब जाके आपके अंदर ये घातक रोग आया है, जानलेवा जिनको कहते हैं, अब आपको मार के ही छोड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि एनडीएस में तीव्र रोग भी जाते हैं, जीर्ण रोग भी जाते हैं, और घातक रोग, जानलेवा बीमारियों में फंस गए हैं ऐसे लोग भी नया जीवन पा लेते हैं। इसलिए कहता हूं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब रोगों में होप है, हमें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। एनडीएस मतलब शिव रचित साधना है ये, और कहते हैं कि जो झुक गया भोले के दरबार में, उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। परमात्मा ने ये बताया है कि ऐसे ऐसे आप अपनी जीवन शैली को अपनाओ, तो आप बिल्कुल ही निरोगी, निरामय, स्वस्थ जीवन पालेंगे। तो बड़ा जहाज जब समुद्र में निकलता है, एक छोटा सा छेद होता है, छोटा सा, फिर भी कैप्टन उसको समुद्र में नहीं डालता। इतनी छोटे से छेद में एक एक बूंद पानी आएगा और क्या, लेकिन बीच भंवर में ये छोटा छेद हमें डुबो देता है। ऐसे छोटी छोटी आदतें, ये चाय वाली, ये कुछ भी, सुबह सुबह पानी पीने की आदत, वो भी हम मना करते हैं कि सुबह सुबह पानी मत पीना है। क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, क्यों, ये भी सवाल उठता है, तो वो भी हम समाधान करेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी आदतों को भी हमें निकाल देना है। भोजन के बाद चलने की आदत, लोग घूमने के लिए, सैर के लिए निकल जाते हैं, बट भोजन के बाद विश्राम का नियम है एनडीएस में। और डॉक्टर ने कहा कि खाने के बाद 100 कदम चलो, खाने के बाद 500 कदम चलना है। थोड़ा पेट भारीपन आ गया ना, इनके भारी हो इतना खाओ ही नहीं, अल्प खाओ, स्वल्पाहार करो। एक पहले भारी करो, फिर कदम चलो। पहले वर्क है, फिर फूड है, फिर रेस्ट है। पहले काम है, फिर फूड है, भोजन है, फिर रेस्ट है। ये नियम है, उनको कहेंगे WFR टेक्निक्स। एनडीएस में WFR टेक्निक्स। हम ये टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल करते। पहले खा लेते हैं, फिर काम करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। सब कुछ हमने उल्टा कर दिया, और हम जो उल्टा कर रहे थे उनको सुलटा समझ रहे थे कि हम जो ठीक है, हम जानते हैं बहुत कुछ। डॉक्टर बोलते हैं कि इतना वॉकिंग करो। अरे घुटनों वाले का, घुटने का दर्द है, बेचारा 2 कदम भी सोफे पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं वजन घटाना पड़ेगा, भागो किसी भी तरह। और धीरे धीरे करके भागने के बाद और जोड़ों में दर्द आ जाता है, कमर में दर्द आ जाता है। तो यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, भागना ही नहीं है, सोफे में आराम से बैठे रहो, लेटे रहो, एनिमा करो, और खाने की भी मेहनत न लगाओ। खाने की मेहनत भी नहीं करनी है, थोड़े जूस पी लो 2-4। वैसे ही न कुछ करने से सब कुछ होगा। अब तक करते आए और कुछ नहीं हुआ। उल्टे का उल्टा करो। सुबह का भोजन, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कैसा है, एज ए किंग, राजा की तरह खाओ, फिर आगे बढ़ो। दोपहर में व्यापारी, शाम को भिखारी जैसा। तो एनडीएस में कहते हैं सुबह भिखारी जैसा, उल्टा कर दिया ना, दोपहर में व्यापारी जैसा, थोड़ा बहुत सलाद और ये कुछ 2 चीजें मिलती है। हमारे केशव भाई ने मुझे कहा, भाई जी सबको मजा कराना है, दोपहर में भी 8-10 आइटम आप बना देना। मैंने कहा यहाँ मजा कराने के लिए हम नहीं बुलाने वाले। मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनको क्या होता है, आने वाले लोग संतुष्ट रहें, हैं, और चलो पक्का तो नहीं खिला रहे, कच्चा तो कम से कम खिला दो। उसमें भी अगर हमारे लिए थोड़ा कम बचे ना, तो हमारा दिमाग
टेम्परेचर हाई हो जाता, अरे यार यहाँ तो कुछ मेरे लिए कम बचा, दूसरी बार नहीं मिला मेरे को। थोड़ा खाया ज्यादा पाया, थोड़ा खाया ज्यादा पाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया, ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। हम कहते हैं कि अब प्लीज चबा कर खाओ, दबा कर नहीं। अब तक दबा कर खाते रहे, अब चबा कर खाना है, कम खाना है, तब जाके स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होगी। अक्सर करके हर शिविरों में पहले हम दोपहर में 8-10 रेसिपियां बनाते थे, रात को भी बनाते थे, तो दोपहर में इतना पेट भर के, फिर दोपहर के बाद के सेशन में भी तो आलस और सुस्ती थोड़ी बहुत रहती थी। तो ये तो उनको खुश करके उल्टा बीमार कर रहे हैं। ज्यादा खाना बीमार व्यक्ति को के लिए तो खाने का शब्द भूल ही जाओ। अगर आप बीमार हो तो आप सोचो ही नहीं क्या खाना है। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब आप बीपी में क्या खाऊं, शुगर में, घुटनों के दर्द में क्या खा सकते हैं। मैंने कहा क्या खाना, कब खाना, ये सारे प्रश्न छोड़ दो आप। क्यों खाऊं मैं, ऐसे पूछो ना, क्यों खाऊं, जरूरत ही नहीं है, अभी पहले ठीक तो हो जाओ। बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति, लाचार व्यक्ति आते हैं तो उनको 7-7 दिन ग्रीन जूस के ऊपर रखते हैं, कच्चा भी, सलाड भी नहीं खिलाते। तब जाके वो 7 दिन के बाद सारी स्वेलिंग खत्म है। कैंसर में अभी मैं आया यहाँ चंडीगढ़ में, एक कैंसर पेशेंट था, इतना सूजा हुआ भाग, डॉक्टर ने बोल दिया पूरा जबड़ा निकालना पड़ेगा। एनडीएस किया, थोड़े थोड़े ठीक होने लगे। बाद में फिर उनको क्या लगा, पुरानी आदत से मजबूर हो गए, मछलियां खाने लगे, नॉनवेज खा रहे थे, तो थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर नॉनवेज शुरू कर दिया, फिर स्वेलिंग आ गया, एक तरफ के बजाय दोनों साइड आ गया। फिर सेंटर पे आए, भाई जी इसमें कुछ हो सकता है। मैंने कहा पहले तो आप अपना अलग कमरा ले लो, आपके साथ कोई नहीं रह पाएगा, बाहर भी मत निकलना, दूसरे 15-20 लोग हैं उनको भी इरिटेशन होता है, हम इतने बीमार हो जाते हैं। 10 दिन तक, एक दिन कुछ न खाएं पिए, 24 कलाक का निर्जला उपवास करे, दूसरे दिन ग्रीन जूस के ऊपर रहे। ऐसे मैं जब निकला, मैंने थोड़ी उनकी हालत देखी, इतना स्वेलिंग चेहरे पे था, इतना सा रह गया, इतना सा, इतने खुश थे कि शायद नई जिंदगी मिल जाए। मैं अभी आशा नहीं रखता ऐसी कि उसको 100% नई जिंदगी मिले। चलो परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनको नया जीवन मिले, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन में मौके नहीं मिलते, आराम मिलता है, लेकिन इतना खराब हो वहां तक हम जाए ही क्यों। अपने मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हम अपने मन के आगे हार जाते हैं। हमारी शुरुआत दिन की दिनचर्या की चाय से होती है, वहां से हमारी हार की शुरुआत हम कर देते हैं। यहाँ कैंप में 2-4 दिन से आए हैं, जिनको सभी को शायद चाय की आदत तो हर एक को होती है। कौन कौन है जिन्होंने चाय बिल्कुल ही नहीं पी है पिछले 3 दिन से? बहुत बढ़िया, 80-90% लोग हैं जिन्होंने, उनके लिए तालियां हो जाए। कभी नहीं पी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चाय में 3 प्रकार के जहर मिलते हैं। दूध का कैसीन जो कैंसर देता है हमें, एनिमल मिल्क में जो केसिन प्रोटीन है, वो केसिन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में जब जाता है तो हमें वो कैंसर देने के लिए वो जिम्मेवार हैं। हम कहते भाई लोग चलो उल्टा सीधा खा लेते, बहनें लोग तो कुछ नहीं खाती पीती, फिर भी उनको ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज कैंसर, सारी चीजें आ जाती। क्यों भाई? बिकॉज कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, इट्स ए मोस्ट कार्सिनोजेनिक आइटम्स। आप गूगल पे भी सर्च करवा लेना, कार्सिनोजेनिक भोजन, जो कैंसर देने वाले भोजन कौन कौन से है, तो उसमें दूध और दूध से बनी चीजों की यादी में, लिस्ट में आप देख पाएंगे कि ये भी है। अरे हमें तो पता नहीं था, हम तो शौक से खा रहे थे, दूध दही की नदियां बहा रहे थे। चलो सतयुग में जब होगा तब देखा जाएगा, फिलहाल अभी खाने की आवश्यकता नहीं है। वहां सात्विकता होगी, 100% निर्विकारी दुनिया है, वहां कुछ भी हो सकता है, वहां पुलिस, डॉक्टर, कोर्ट कचहरियां कुछ भी नहीं है, तो वहां का दूध भी सात्विक हो सकता है। लेकिन अभी का जो हम पी रहे हैं
वो कार्सिनोजेनिक है, हमें कैंसर के अलावा कुछ भी नहीं देगा। मोटापा दे सकता है, शरीर का बॉडी बिल्डिंग थोड़ा बढ़ सकता है। किसी को थोड़ा मोटा दिखना है तो दूध दही घी मक्खन सब खाते पीते रहो, थोड़ा मोटे हो जाएंगे, पतले हैं तो। लेकिन वो इसमें कैंसर जो बनाने वाली चीज है कैसीन प्रोटीन, वो दूध में है। और दूध की कोई भी आइटम ले लो, छाछ या लच्छी। पंजाब से मैंने सुना था, पता नहीं रियलिटी है या नहीं, यहाँ से कोई कैंसर ट्रेन चलती है। हाँ, बठिंडा से बीकानेर जाती है। तो लोग कहते हैं ऑर्गेनिक नहीं मिल रहा है इसलिए कैंसर हो रहा है, लोग कहते हैं पूरा खराब खाना हो गया है। मेरी अपनी अंगत राय ऐसी है कि दूध दही, मैं हरियाणा में गया तो बोल रहे थे दूध दही का खाना हरियाणा प्रांत हमारा है, और पंजाब में ही वैसी हालत है। बड़े बड़े लस्सी के गिलास, हम पंजाब आए थे तो जो दूसरे जो लोग थे वो पंजाब जा रहे हैं, अरे तो लस्सी अवश्य पीना वहाँ। तो जिनको हम ये माया का स्वरूप कहेंगे एक प्रकार से, हम समझ रहे हैं हम मेहमान बनकर ये मिजबानी, और सरसों का साग और मक्के की रोटी ऐसा भी कुछ बोलते हैं, हाँ, और ऊपर मक्खन डालते हैं, बड़े मजे से खाते हैं। और दुकानों में तो मैं हरियाणा में देखा, अभी तो बाहर गया नहीं यहाँ चंडीगढ़ में, लेकिन हरियाणा में हर दुकान पे कोई खाने पीने की दुकान लगी है तो लिखे है पराठे ही पराठे। 2 बार लिखते हैं ना, एक ही चीज 2 बार लिखते हैं। एक रेस्टोरेंट के पास खड़ा रहा ना, तो वहां लिखा था 200 रुपए में पहलवान थाली। अच्छा, 200 रुपए में पहलवान थाली, इतना क्या होता है? तो एक थाली बड़ी सी बताई गई थी, उसमें लगभग 15-20 प्रकार के अलग अलग सब्जियां। यार कमाल है, पहलवान बनाने वाली थाली। शारीरिक बल तो अवश्य मिलेगा उनसे, ज्यादा खाएंगे ना तो नस नाड़ियां एकदम स्ट्रांग हो सकती है, मना नहीं करता, यहां से खत्म होंगे, दिमाग ज्यादा झेल नहीं पाएगा। और ज्यादातर पहलवानों में 10-20% पहलवान ज्यादा उम्र भोगते होंगे, 80% पहलवान कम आयु में चले जाते हैं, क्योंकि अपनी जीवनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। जैसे मोमबत्ती को एक बार ऊपर से जला दो, हर एक की मोमबत्ती जली हुई है, हमारे एक दिन हुआ, हमारी आयु से एक दिन कम हो गया, हर एक मोमबत्ती जल रही है, एक दिन खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं और आप सभी, हमारी मोमबत्ती एक तरफ से जली हुई है। जब पहलवान लोग ज्यादा कसरत, ज्यादा दौड़, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते रहते हैं सदा के लिए, उनकी मोमबत्ती दोनों तरफ से जल रही है और वो जल्दी से खत्म होने वाले हैं। ट्रेडमिल पे चलते चलते अटैक आ जाए, कसरत करते करते हार्ट अटैक आ जाए, कुश्ती लड़ते लड़ते हार्ट अटैक हो कुछ आ जाए। बड़े बड़े पहलवान आप थोड़े नेट पे सर्च करेंगे, सारे के सारे जो विश्व में इंटरनेशनल पहलवान, ऐसे लोग की हिस्ट्री भी आप देख लेना। हम जिनको गलत है उनको सही समझते ही जा रहे हैं, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में जी रहे हैं। थोड़े डोले शोले एकदम मजबूत दिखे, चेस्ट वेस्ट, पर्सनालिटी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, इसलिए बच्चे भी आज युवा काल में जाते जाते जिम जरूर करेंगे, भले यहां से कम हो, खत्म हो जाए दिमाग, लेकिन पर्सनालिटी जबरदस्त बढ़नी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि देह भान कलयुग में सबसे ज्यादा है। आप जितने स्मार्ट दिखेंगे, जितने बॉडी बिल्डिंग आपकी अच्छी दिखेगी, तो आपको और प्रशंसा मिलेगी। आत्मिक भान में तो बाबा ने हमें सिखाया कि भाई सब कुछ छोड़ो, देह और देह भान से मुक्त होकर ये भ्रुकुटी में चमकता दिव्य सितारा थोड़ा सा तो अनुभव कर लो। यहाँ 1 घंटा भी योग करवाया जाए तो थोड़ा बहुत तो हम बोरिंग होते हैं, घर 1 घंटा हो गया, थोड़ा सा कुछ गाने बाने, कुछ डांस वांस करवाओ, लंबे समय तक हम अपने मन को भी मनोरंजन चाहिए। चलो, मनोरंजन जरूरत ही ना पड़े ऐसी हमारी अवस्था भी क्यों ना हम बना लें। ऐसी अवस्था बनाने के लिए शुरुआत हमारे अपने खुद के भोजन के नियंत्रण से करनी पड़ेगी। सच्चा योगी अगर बनना है तो शुरुआत 1 टाइम भोजन अगर हम लें, क्योंकि भोजन शरीर की जरूरत है, तो 1 टाइम भोजन बीमार नहीं है तो ले सकते हैं। बीमारी है तो पका हुआ भोजन 1 टाइम भी छोड़ दो,
और सिर्फ कच्चे भोजन के ऊपर चलते रहो। देखो कितने चमत्कार होते हैं। कच्चा सलाड भी, मैं तो कहता हूँ जूस पी के काम चल रहा है तो सलाड भी छोड़ दो। जब तक बीमार है, गोलियां चल रही है, पैरों में दर्द है, वहां सूजन है, तकलीफें हैं, खाने से दुनिया आबाद नहीं होगी, न खाने से हमारी दुनिया आबाद होगी। और खाने से हो सकता है, ज्यादा खाने से हमने बर्बादी मोड़ ली है। तो आज दिन की शुरुआत हमने चाय पी के तो नहीं की है, बहुत अच्छी बात है। थोड़े चाय के विषय में, ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बड़ी चीजें अपने आप छूट जाएगी, इसलिए मैंने छोटी चीज को पकड़ लिया आज। ये चीज को कम से कम अलविदा करो। तो कैसीन प्रोटीन जाना बंद, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो कई लोग शुगर और पानी को थोड़ा गर्म करके भी पी लेते हैं। दो चीज, चलो दूध जहर है तो ये दो चीज तो लेने दो, थोड़ी आदत तो हमारी बनी है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड शुगर में होता है, जो एकदम आंतों को, फेफड़ों को, सभी चीजों को, ऑर्गन को खत्म कर देता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड भी। अब शुगर की फैक्ट्री में हम एक बार विजिट करने गए थे, इतनी बदबू, इतनी बास आ रही थी, 10 मिनट कोई चीजों के पास तो खड़े भी नहीं रह पाए। 20, हाँ, बाहर से भी भाई जी बोल रहे हैं अगर आप वहां से गुजरो तो भी बदबू आती है। 23 केमिकल्स आई थिंक, इनसे भी ज्यादा डालते होंगे। इतने सारे केमिकल्स पड़ते हैं तब जाके गन्ने का जो जूस निकलता है, इनका रंग तो काला पड़ जाता है। इन काले को गोरे बनाने के लिए इतने सारे केमिकल्स डाल के फिर हमारे किचन में वो आती है। और जो चाय की पत्ती है उसके अंदर भी फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कैसीन प्रोटीन, ये 3 महाजहर को मिला के हम बड़े मजे से चुस्की लेते हैं, न्यूज़पेपर या कुछ अपना टाइम पास करते हैं। तो इन आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। डिटेल्स में टेनिन जो चाय में है वो हमारा हीमोग्लोबिन कम करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को, जिनको भी कंप्लेन है मेरा हीमोग्लोबिन ऊपर नहीं उठ रहा है, तो फिर बोतल लेके आएंगे हीमोग्लोबिन की। कोई फल खाएंगे विशेष करके कि ये फल खाएं तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ डालने की बात मत करो, अभाववाद को छोड़ो, विकारवाद को अपनाओ। जो विकार डाल रहे हैं उनको छोड़ो। तो इनको छोड़ने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे पहले चाय की आदत छोड़नी पड़ेगी। एक भाई जी थे, वो खुद स्वस्थ हुए, उनकी पत्नी स्वस्थ हुई। पोरबंदर शहर में इतना नामाचार हो गया कि उनके पीछे 100 लोग उनको फॉलो करने लगे। 100, 150 लोग। एक सब्जी बेचने वाला इंसान था और लोग उनको पूछने के लिए आते थे। वो पहली बार फील किया, करे यार मैं तो डॉक्टर जैसा बन गया, मेरे को सब्जी के भाव के अलावा किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। आज तो किसी को कोई तकलीफ, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं तो मेरे पास आ रहे हैं। तो वो अपने आप को थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट उनको मिला और अचानक इनका हीमोग्लोबिन हो गया 6। जो दे रहा था, सलाह दे रहा था, उनका 6 हो गया। वो दौड़ता आया मेरे पास और उनको कुछ मलेरिया भी लागू हो गया, बेड पे खड़ा ना हो पाया। जो 100-150 लोग को उन्होंने मोटिवेशन किया था ना, वो सभी लोग उनके घर पे आते थे। अरे भाई क्या हाल बना रखा है, अरे अभी हाँ वो डॉक्टर साहब ने बोला ना अनाज नहीं खाना, देखो ये हालत देख लो। ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर नहीं कर लेना चाहिए। अनाज तो हमारा शरीर का मेन भोजन है। आप अनाज नहीं खा रहे ना, देखो खटिया पे आ गए, इतनी कमजोरी आ गई, मलेरिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। मतलब उन्होंने सर्विस के बदले अब क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई, डिस सर्विस शुरू कर दी और सभी लोगों ने एक झटके से एनडीएस को छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जी आपने तो कुछ स्वयं ने गलती की, चलो आपका ऊपर लेबल लग गया एनडीएस का, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो, आप जो तकलीफ में आ गए, अब आपको देख के फिर लोग गलत रास्तों पे चले जाएंगे। आपने किया क्या बताओ? बोला मैं डेली एनिमा करता हूँ, डेली फास्टिंग करता हूँ, रात को एक टाइम भोजन करता हूँ। बताओ मैं कहाँ झूठा हूँ? बात तो सही है। मेरे को भी डाउट्स हो गया, अरे यार इतना कर रहे हैं और बीमार हो, मैंने तो कभी देखा नहीं। फिर मुझे पता चला कि वो थोड़ा होलसेल का बिजनेस करने के लिए 2-4 घंटे भी जाते थे बाहर। जितने बड़े बड़े व्यापारी आए ना उनके साथ, एक इतनी चाय की छोटी हमारे वहां होती है साइज की बोतल जैसा, इतना पूरे दिन में लगभग 10-12 पीते थे। बोला 10-12 हो जाती है इतनी इतनी छोटी छोटी।
अब चाय का पहला काम है हीमोग्लोबिन को डाउन कर देना। 6 के ऊपर आ गए, जैसे हीमोग्लोबिन डाउन हुआ, रोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इसलिए आपकी एक छोटी गलती भी एनडीएस करते हुए भी आपको मुसीबत में डाल सकती है, और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि चलो भाई छोड़ो छोड़ो, 2 टाइम जो खा रहे थे 3 टाइम खा रहे थे बरोबर है, हम तो खाते रहेंगे, अरे खाकर मर जाएं तो भी ठीक है। इसलिए एक्यूरेट नहीं कर पाते हैं तो खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिनका सेल्फ चेकिंग होता है तो वो सुधार कर लेते हैं, लेकिन हमें दूसरों की गलतियां हमें दिखेगी, खुद की नहीं दिखेगी हम क्या गलतियां कर रहे हैं। इसीलिए शरीर में एसिड की मात्रा को भी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ाएगा, गठिया, जिनको गठिया है वो गठिया में भी चाय तकलीफ देती है, सिर का दर्द करने में भी, सिर और फेफड़ों पर जो भार बढ़ जाता है वो भी चाय के कारण है। थीन नाम का केमिकल्स है चाय के अंदर, पेमिन नाम का एक केमिकल्स है, वो पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है, पेमिन। स्ट्रिकनाइल नाम का एक चीज है, गलत चीज, जहर, वो लकवा और चमड़ी के रोग को देता है। एरोमेलिक ऑयल है, आंतों के रोगों को देता है। ऑक्जेलिक एसिड है चाय के अंदर, जो जोड़ों के दर्द जो हैं उसमें भी वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कार्बोनिक एसिड जो चाय में है वो वायु को बढ़ाएगा और जीवनी शक्ति हमारी कम करेगा। जहां गैस वहां दर्द। तो कृपया करके सबसे पहले प्रण करना है तो चाय छोड़ने का। आगे के 15 दिन में तो चाय छोड़ ही देनी है। कितने लोग संकल्प करेंगे कि अगले 15 दिन में चाय छोड़ देंगे? देखो 15 दिन टाइम दिया है और हाथ खड़े रखना, 15 दिन के अंदर। और जिन्होंने जब तक जिएंगे छोड़ देंगे, मरते दम। देखो मैं थोड़ा हार्ड टीचर नहीं हूं, हल्के से लेता हूं, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्ड देते हैं कि भाई कल से ही छोड़ देंगे, जो आज पी है और कल से ही छोड़ देंगे, ऐसे कोई है? कल से ही छोड़ेंगे टिल डेथ। वेरी गुड, उनके भाई के लिए तालियां हो जाए। जी, ग्रीन टी एक ऐसी चीज है जो पत्तियां जो होती है उसमें भी उबालना होता है। वो भी मेरे ख्याल से जो भी चीज उबलती है ना उनका वैल्यू अल्कलाइन तो होता ही नहीं है, उनका वैल्यू भी एसिडिक ही होता है। इसलिए ग्रीन टी भी ना पिए तो सबसे अच्छा है, लेकिन शुरुआत में तकलीफ हो 5-15 दिन तो उनके ऑप्शन में आप ले ले थोड़ी बहुत, और वो भी थोड़े कुछ ग्रीन जूस पी के, कुछ फल खाने के बाद, और धीरे धीरे करके उनको भी छोड़ दे। ग्रीन टी का भी कोई फायदा मिल रहा है ऐसी समझ रखनी एकदम वाहियात बात है। और हम क्या कहते हैं, अनाज छोड़ा तो भाई जी कुछ रागी ले सकते हैं, कुछ दलिया ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास से कुछ छीन रहे हैं हम, तो छीन रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा, लेकिन छीन रहे हैं तो कैसे अच्छा लगेगा। तो हमारा मन, हमारी बुद्धि दूसरे ऑप्शन लेने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ऑप्शंस नहीं लेना है। जो लोग चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, ये मोटे मोटे धान्य जो भी हैं वो छोड़ेंगे, बहुत बढ़िया है, नंबर 1 है। और एकदम मनोबल जिनका दृढ़ है वो सदा के लिए अनाज छोड़ेंगे तो और भी बढ़िया है। और जो लोगों को थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसे लोग कुछ मिलेट्स या ओट्स या फिर ज्वारे की रोटी खा ली, तो ये सेकंड ग्रेड की है, पास विथ ऑनर नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत खाते खाते जो हल्का है, कम एसिडिक है, ऐसा आटा वो भी एक टाइम लेते लेते भी एनडीएस कर सकते हैं। बीमारी में थोड़े फंसे रहेंगे 10-20%, थोड़ा आटा लेते रहेंगे तो। हाँ, एक शिविर में
अभी सिरसा शिविर लगी थी ना, तो हमने 4 बजे लोगों को एक होंजा टी करके बनाई। हमारी बहनें सभी ऑल्टरनेट जानती हैं लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन मुझे लगा चंडीगढ़ वाले और भी बलवान हैं कि उनके लिए कोई अलग से सेकंड सब्स्टिट्यूट भी नहीं रखना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर होंजा टी, जिसमें थोड़ा पानी गर्म कर लिया, उसमें दालचीनी डाल ली, मीठी नीम या तुलसी पत्ता वगैरह अंदर उबाल लिया, लौंग डाल दिया, और दूसरा आया थी क्या, और ऑरेंज, हाँ लास्ट में ऑरेंज जूस 1-2 बूंदे डाल दी। इतनी बढ़िया आप चुस्कियां लगाते रहेंगे। तो इस टाइप की 4-5 बजे भी एक बार एक राजा ने एक बिल्ली को ट्रेन किया, और जब राजा भोजन करने बैठे ना, तो बिल्ली ऐसे करके बैठ जाए और ऊपर उसके मोम, क्या बोलते हैं इनको, कैंडल्स, बिल्ली के ऊपर कैंडल रख दे, और जब तक राजा भोजन न करे बिल्ली वहां से हिलेगी नहीं। जिनको कैंडल लाइट डिनर बोलते हैं ना, वो कैंडल लाइट डिनर राजा ऐसे करता था। 4-5 बिल्लियां आगे पीछे बिठा देता था और कहता था देखो मैंने बिल्लियां कैसे ट्रेन की है, सब कैंडल में कोई हिलेगी नहीं जब तक मैं खा रहा हूं। बीरबल जो उनका मंत्री था, उनको डिनर पे इनवाइट किया, चलो आज डिनर पे। बोला आज राजा इतने मेहरबान मेरे ऊपर क्यों हो गए हैं, खुद का भोजन के साथ अपन के खुद के साथ आज जोड़ेंगे, कितने कितने व्यंजन होंगे राजा की थाली में। वो तो खुश हो गया, लेकिन राजा को उनसे प्यार नहीं आया था, लेकिन वो बताना चाहता था कि देखो आप कह रहे हैं ना बिल्लियों को ट्रेन करना बहुत मुसीबत वाली बात है। सब बैठे आसपास में और कैंडल ऊपर जल रही है, भोजन चल रहा है। मंत्री ने देखा, हाँ है तो सही। फिर बोला राजा जी ये हर रोज नहीं बैठ सकती। तो दूसरे दिन फिर बुलाया कि देख लो, कल भी देख लो, ये तो मैं तो सालों से ऐसे कैंडल लाइट डिनर ले रहा हूं। दूसरे दिन गया तो वो तो होशियार था मंत्री, मंत्री ने जेब में से चूहा निकाला, जैसे फेंका ना, सारी धड़ाम करके मोमबत्तियां सारी गिर गई। ये हमारे मन की हालत है आज, ये रियलिटी है। जब सभा है, चारों तरफ सभी लोग एक जैसे हैं, तब तक मुसीबत नहीं है। जब माहौल में जाएंगे, कुरुक्षेत्र का मैदान तो बाहर है, और वहां हम अपने मन के साथ समझौता न करें और अपने विचारों के ऊपर अडिग रहे, इसमें ही हमारा विजय है। लेकिन चलो वो चाय छोड़ी और हमने ऐसी कुछ ऑल्टरनेट चाय पी ली, तो 5-15 दिन हमारे मन को समझाने के लिए कोई गलती नहीं है, ये कर सकते हैं। मैंने अपनी शुरुआत जो किया था वो सारा चीजें मैं बताऊं कि मैंने सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ा था। आप लोगों ने चलो पहले दूसरे दिन छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा था। मैं सुबह मुरमुरे और आधा कप चाय पीता था। पहले दिन की मेरी दिनचर्या देखो कैसा एनडीएस था, एकदम बकवास, मतलब बहुत यहां से काफी वीक हो गया था। बीमार होते होते, बीमार व्यक्ति हमेशा यहां से भी वीक होगा थोड़ा बहुत। तो मेरी शुरुआत आधी चाय और साथ में मुरमुरे, क्योंकि सुबह 8:30 बजे मुरली सुनने के बाद 4 पराठे कम से कम, उनके साथ अदरक वाली चाय, थोड़ा अचार और 2-4 चीजें, और शाम का भी अगर कुछ बचा है तो भी चलता था। सुबह का नाश्ता राजा जैसा। तो इस प्रकार से था। तो मैं अंदर से खुश था, करे मेरा काम तो मुरमुरे से चल रहा है। बिल्कुल बंद करना पहले दिन मेरे को कठिन लगा। दोपहर के खाने में जो फल खाने होते हैं, तो युगल को कहा कि दोपहर में काम करो, जो पेट भर के पहलवान थाली खाता हूँ उनके बदले आप मुझे मूंग और चावल ये थोड़ा सा छोटे बाउल में दे दो। तो पहले दिन ये किया और शाम को पहलवान थाली खाई। ये पहले दिन की मेरी दिनचर्या थी, और एनीमा पूरे दिन में 5 बार लगाया, 5 बार। और ऐसा कंटिन्यू 4-5 दिन चला। 4-5 दिन चलते चलते 2.5-3 किलो वजन कम हुआ। उठना बैठना झुकना सब कुछ
सही में चल रहा था। तब मैंने कहा इतना किया तो इतना मिला, अगर सब कुछ छोड़ दूंगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और हुआ ही यूं। जीवन की यात्रा में हम सोच रहे थे कि हम छोड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, लेकिन त्याग त्याग नहीं है। त्याग तो परम भोग है। त्याग त्याग नहीं है, त्याग परम भोग है, वो पता चला। एक जीभ का स्वाद छोड़ा और हुआ यूं कि जीवन के अनेक रंग और अनेक स्वाद अनुभव करने लगा। ये 7 साल की यात्रा में मुझे यकीन भी नहीं था कि इतने बड़े मंच के ऊपर आप सभी लोगों के साथ ऐसे बातें करने को मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा, इतना लोगों का सम्मान मिलेगा। मुझे लगा था कि ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल मिटा देगा। मतलब ये साधना है, ये बीमारी हटाने की कोई वो नहीं है टेक्निक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था, मानसिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा था, बौद्धिक भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, और अंत में आत्मशुद्धिकरण जिनको बोलेंगे, वहां तक की यात्रा में फील करता रहा। गाय अपने आंगन में बांधते हैं तो कहते हैं दूध निकालने के लिए, लेकिन अच्छा गोबर दे तो उनका बर्तन भी बना लेते हैं। लेकिन कोई पूछे कि गाय क्यों बांधी है, तो हम कहते हैं गोबर अच्छा देती है ना। लेकिन गोबर के लिए कोई गाय बांधते नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। तो ऐसे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो गोबर है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और रोगों का जाना ये गोबर मिलने के बराबर है इस टेक्निक्स में, न्यू डाइट सिस्टम में। तब सेवा सुमिरन की साधना में फिर आपकी आगे की जर्नी आरंभ होती है। मित्तल भाई ठीक है ना? मित्तल जी बहुत सुंदर तरीके से इस साधना को बहुत अच्छे तरीके से महसूस भी किया है, कर भी रहे हैं। ऐसे कई साधक जिनको पथ के ऊपर जब पथिक चलने लगता है तब पता चलता है कि अरे ये तो बहुत सुंदर यात्रा है, बहुत सुंदर यात्रा है। और ऐसी जर्नी जो मंजिल मिलेगी तब भी मजा है और चलने में भी मजा है। ऐसी ये सुंदर जीवन यात्रा को हम अगर एक बार आरंभ कर देंगे तो ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। गिरकर फिर चढ़ेंगे, चढ़कर फिर गिरेंगे, ऐसा भी सभी साधकों के जीवन में आता है। ऐसा नहीं थ्रू आउट पास हो जाएं। कोई कोई विरले होते हैं, एक बार ठान लिया, संकल्प कर लिया तो वैसे ही कर लेते हैं। बाकी के तो अरे आज माँ ने बोल दिया, आज बीबी ने बोल दिया, आज मेहमान आ गए थे, ऐसे ऐसे कारण निकालते रहते हैं। और ज्यादातर 50% से भी ज्यादा लोग मुझे दूसरी बार मिलते हैं ना, तो उसमें से 25% लोग कहते हैं कि ऐसे ही पकड़ के रखा है, 75% लोग कहते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन वो भी ठीक है, चलो कुछ नहीं करते थे उनके बदले कुछ तो कर रहे हैं। चलो एक जाना, सही बातों को हमने अपने आप को एक कमिटमेंट दे के 4 दिन बैठे तो सही कुछ नई बातें जानने के लिए। तो ये जो ज्ञान का बीज है वो तो पड़ा, और वो तो अंकुरित कभी भी होगा जब फंसेंगे बहुत बुरी तरीके से, तब भी हम तो ये चीजें कर सकते हैं। मतलब आपका बैठना ही सबसे वैल्यूबल है, करे या ना करे दूसरे नंबर की बात है। लेकिन ये इलाज ऐसा है, हमने अपनी आंखों के सामने कितने कितने मरीज जो बिल्कुल बेड हिडन और डेड एंड के ऊपर थे, उनके आंखों में चमक नहीं देखी है और रुला के जाते हैं। हमें भी रुला के जाते हैं, खुद भी रो के जाते हैं और कहते हैं भाई जी इतनी बड़ी बीमारी अगर नहीं आती तो मैं समझने वाला नहीं था। कई बार समय हमारा शिक्षक बन जाता है और फिर हम समझते हैं, उठते हैं, भगवान को कहते हैं एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। इसमें से ऐसे मौके मांगने वाले कितने सारे मैंने देखे 7 8 साल की यात्रा में। आधे से ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिला, आधे से ज्यादा लोगों को मौका नहीं मिला। तो ऐसी हालत ही हम क्यों बना ले? तो पहले से ही आहार में संयमित हो जाएं। अगर आपको आध्यात्मिक क्रांति करनी, ये तो थोड़ा बहुत कर लेंगे और सर्दी दस्त भी हो जाएगा ना तो बोले एनडीएस नहीं करना है, सिर दर्द हो जाए तो एनडीएस नहीं करना है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आप अपने आप से आधी लड़ाई से ही भाग जाएंगे। स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने की ये कला है, आप थोड़ा थोड़ा तो प्रयास जोड़ो। भागने का संकल्प ना करो कि भाग जाएंगे। चलो थक जाएं तो खड़े रहने की छुट्टी है, लेकिन पीछे ना भागो।
यात्रा में कहते हैं ना कि यात्रा करते करते थक जाते हैं तो रुक जाओ, लेकिन अपनी यात्रा को वहां थमा न दो या फिर पीछे न हटो, थोड़ा आराम करके और 2 कदम आगे चल लो। ये भी तो हो सकता है, कल जाके आपके परिवार में आपके लिए किसी को ना मेडिसिन लेनी पड़े, न डॉक्टरों के पीछे भागना पड़े, तो भी ये सबसे बड़ी सेवा है। कोई कोई कहते हैं मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है। मैं तो कहना दूसरों की सेवा के बदले पहले खुद की सेवा करो, जिनके कारण दूसरों को आपकी सेवा ना करनी पड़े। ये भी तो सेवा है ना सबसे बड़ी। सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि सेवा किसी की न लेना, वैसी सिचुएशन में हम जिए। एक भाई कह रहा था कि मेरे को दान देना है, पैसे देना है किसी को कोई अच्छी एक्टिविटीज में। जोक है, जोक बीच में सुना देता हूं। तो किसी ने कहा कि आपको दान देना है ना, तो पहले जो जिसके पास से उधारी ली है ना उनको वापस लौटा दो। इनसे बड़ा कोई दान नहीं है। वैसे ही हम दूसरों की सेवाएं के लिए भागे, उनसे पहले थोड़ा स्वार्थी हो जाओ खुद के लिए। खुद के शरीर को ठीक कर लो पहले, भले दूसरों के लिए सेवा करने के लिए आपको वक्त ना मिले, अरे पूरे जीवन सेवा करनी है। इसलिए 2-4 महीने खुद के लिए तो स्वार्थी बनकर ऐसे डाइट पर फॉलो करते रहो। देखो फोन के ऊपर आंसरिंग देना संभव नहीं है इतने सारे लोगों को, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ। 20 नाखून का जोर लगा देता हूँ हर चीज को समझाने के लिए। 1500 वीडियो हैं डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस। आप चैनल भी किसी किसी ने सब्सक्राइब की होगी, न की हो तो कर लेना। सारी चीजें, सारे डिटेल, छोटी छोटी बातें, महीन बातें मैं उनमें डिस्कस करता रहता हूँ कि हर किसी को ये काम में आ जाए। डिवाइन मतलब दैवी लाइफस्टाइल जीवन शैली, देवी जीवन शैली, डिवाइन लाइफस्टाइल, और आगे एनडीएस सर्च करा दो। डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस अपने अपने मोबाइल अगर हैं तो आप अभी भी सर्च करवा सकते हो।